हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो केमिस्ट्री का आज हमारा 4th लेक्चर है। अगर आप पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उसको जाकर के पहले विजिट कीजिए और फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए। हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट किया था हम लोगों ने मैटर यानी कि पदार्थ। तो पदार्थ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, केमिकल जो मैटर होते हैं वो होते हैं। तो केमिकल मैटर अभी हम लोग नहीं देख रहे थे, हम लोग अभी सिर्फ फिजिकल मैटर देख रहे थे। ठीक है, कि जो भी पदार्थ है उसको हम लोग फिजिकली यानी कि भौतिक रूप में किन किन आधारों पे हम लोगों ने किन किन भागों में डिवाइड किया है, इसीलिए देखा था। तो ठोस देख लिया था हम लोगों ने, द्रव अवस्था देखी थी, गैस अवस्था देखी थी, एक प्लाज्मा अवस्था देखी थी, एक और हम लोगों ने देख ली थी 5th स्टेट जिसको हम लोग बोल रहे थे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि सत्येंद्रनाथ बोस थे इंडियन साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बताना शुरू किया था और बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको क्या बनाया था, लोकप्रिय बनाया था। हम लोगों ने देखा था कि इस वाले मैटर में क्या होता है, जो आपकी विस्कोसिटी होती है वो बिल्कुल ही क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो आपकी श्यानता होती है, विस्कोसिटी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं, वो बिल्कुल ना के बराबर या शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं या परमाणु जो होते हैं वो यहाँ पर मूव करना बंद कर देते हैं। किस स्टेट में आकर के? 5वीं अवस्था में आकर के। और 5वीं अवस्था कौन सी है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट वाली अवस्था है। तो हम लोग इसको पढ़ रहे थे, ये इमेज को देख रहे थे कि इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है। ये देखो, ये आपको इमेज दिखाई दे रही है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो सबसे स्टार्टिंग में ये जैसे जैसे हम लोग इसको टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें लो कर रहे हैं और फिर ये क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल में बदल रहा है। ठीक है, अणु में क्या हो रहा है, ये बदलता जा रहा है। तो यही चीजें हम लोगों को दिखा रही है यहाँ पर कि भाई जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करेंगे और ये टेम्परेचर को आप कहाँ लेकर के चले जाएंगे, यहाँ पर कितना टेम्परेचर लेकर के चले जाएंगे आप, 0 केल्विन पर लेकर के चले जाएंगे या -273 डिग्री सेल्सियस पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी परमाणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक अणुओं के समान दिखाई देंगे और ये मूव करना बंद कर देंगे। अब ये मिल जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझना था। ये समझ में आया? इतना क्लियर है? तो यहाँ पर ये हो गई आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, चलो अब हम लोगों पूरी तरह से अगर हम बात करें अच्छी तरह से तो हम लोग अलग से एक समझ लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सी स्टेट पढ़ी है और क्या पढ़ा है। छोटा सा हम लोग पहले रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोगों ने पहली अवस्था के बारे में पढ़ा, सॉलिड, ठोस अवस्था में हम लोगों ने पढ़ा। इससे अगर आगे जाते हैं हम लोग तो एक स्टेट आती है आपकी लिक्विड अवस्था यानी कि तरल अवस्था। ठीक है, इसके आगे अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगी आपकी, गैस अवस्था आ जाएगी, गैसियस स्टेट हो जाएगी। जब हम इसको और टेम्परेचर देते हैं तो ये किस अवस्था में आ जाएगा, प्लाज्मा स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, ये 4 स्टेट हम लोगों ने पढ़ी। और अगर चीज़ों का हम ज़्यादा ठंडा करना शुरू करते हैं तो ये किस अवस्था में आता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट वाली अवस्था में ये आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है? अब अगर हम बात करें इस अवस्था में जब आपको जाना है तो आप इस अवस्था में जाएंगे तो टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे? जब आपको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट से कहाँ जाना है, प्लाज्मा की तरफ जाना है, तो आप जो तापमान है, आपका जो टेम्परेचर है, उसको आप क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में आपको बढ़ाते हुए चलना है। ठीक है, और जब कभी भी अगर आप प्लाज्मा से बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में जाएंगे तो इस अवस्था में आपको क्या करना है, टेम्परेचर को कम करते हुए चले जाना है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो बस यही थी हमारी क्या सारी स्टेट्स या हमारे जो फिजिकल मैटर हम पढ़ रहे थे उनकी जो अवस्थाएं थी वो यही हम लोगों ने पढ़ी थी यहाँ पर। अब ये 5 अवस्थाएं हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद करना है और वापस से क्या करना है, रिवाइज करते हुए चलना है। चलो नेक्स्ट चीज़ अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कॉमन जो टेम्परेचर्स हैं आपके। ठीक है, तो कुछ टेम्परेचर्स आप लोगों ने देखे होंगे कि वो डिग्री सेल्सियस में लिखे होते हैं, कुछ केल्विन में लिखे होते हैं, कुछ आपके फ़ारेनहाइट में लिखे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ टेम्परेचर हैं, एक कॉमन टेम्परेचर है। अब जैसे हम लोग क्या है, सिंपल बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या है, पहला पे दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस।
क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस? तो हम लोग को सबसे पहले क्या याद रखना है कि जो जल का हिमांक बिंदु होता है, जल जब जमना पूरी तरह से क्या हो जाएगा, जम जाएगा, तो वो किस डिग्री सेल्सियस पर या किस तापमान पर जम जाता है? तो याद रखना आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जम जाता है। अब ये ज़्यादा कोई बताने की बात नहीं है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? वाटर का एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आया। अब अगर इसको हम लोग केल्विन में देखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 273.15 हो जाएगा केल्विन, ठीक है। इतना समझ में आया। दूसरी बात करें हम लोग रूम टेम्परेचर की, ठीक है। जो कमरे का तापमान है, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर बना दिया गया है किसके, कमरे के तापमान को। अब अगर हम यहाँ की बात करें जैसे अपनी, तो कमरे का तापमान कुछ होगा 25-26 डिग्री सेल्सियस होगा। कोई अगर पर्सन है जो कश्मीर में बैठा हुआ है तो उसके लिए रूम टेम्परेचर ये तो नहीं होगा, थोड़ा सा अलग होगा वो। और हो सकता है कि जो रूम टेम्परेचर है, मान लो अगर हम लोग एसी में बैठे हुए हैं तो कुछ टेम्परेचर अलग है, किसी को 17 पे बैठना पसंद होता है, कोई 22 पे बैठता है डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर क्या होता है, हर एक किसी का अलग अलग रूम टेम्परेचर होता है। बाहर चले जाएंगे हम लोग तो धूप निकलती रहती है तो वहाँ पर टेम्परेचर अलग हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर बना दिया है कि अगर कोई वस्तु को आप कैलकुलेशन अगर करेंगे, ठीक है, तो आप रूम टेम्परेचर कितना रखेंगे, आपको रखना होगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके लिए रूम टेम्परेचर का मतलब कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये रूम टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम केल्विन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 298.15 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज अगर बात करें हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, तो ये सभी को पता है कि जल कितने टेम्परेचर पर, तापमान पर उबलना शुरू हो जाता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में। तो देखो जो हिमांक बिंदु है जल का, ये तो हमको सबको पता ही अच्छी तरह से कितना है, तो ये होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर आपको पता चल गया कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्या है आपका, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, यानी कि उसका क्वथनांक कितना है, तो वो हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसको याद रखो, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग परम शून्य ताप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या परम शून्य ताप क्या होता है, तो परम शून्य ताप क्या होता है, 0 केल्विन होता है। क्या होता है, 0 केल्विन होता है। आपको ये याद रखना अच्छी तरह से। आपसे पूछा जाएगा कि एब्सोल्यूट जो तापमान है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 0 केल्विन होता है, 0 सेल्सियस होता है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या याद रखना है कि 0 डिग्री केल्विन होता है क्या आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है, या परम शून्य ताप। अब अगर इसको हम लोग सेल्सियस में नापेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। और इसी डिग्री सेल्सियस पर, इसी तापमान पर आपको 5वीं अवस्था मिलती है जिसको बोलते हैं हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आई बात समझ में। तो ये अच्छी तरह से याद रखना कि जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है वो क्या है आपका, 0 केल्विन है। और अगर इसको हम डिग्री सेल्सियस में नापना चाहें तो किससे नापेंगे हम लोग, -273 डिग्री सेल्सियस में नापेंगे। एक और चीज़ है यहाँ पर देखो, -40 डिग्री सेल्सियस। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, -40 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। अब -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें अगर आप फ़ारेनहाइट में नापेंगे ना तो वो कितना रहेगा, -40 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। केल्विन की अगर बात करें तो 233.15 केल्विन आएगा। तो केल्विन में वैल्यू अलग है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में अगर हम किसको नापते हैं, -40 को अगर नापेंगे तो ये फ़ारेनहाइट में भी क्या आएगा, -40 आएगा। दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। ये पूछा जाता है। अब ये टेम्परेचर को कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, अगर कोई डिग्री सेल्सियस में दी वैल्यू है तो आप उसको फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, ठीक है। अगर कोई वैल्यू फ़ारेनहाइट में दी है तो आप उसको केल्विन में कैसे निकालेंगे, ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन अब अगर आप इसको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये पूछा जाता है कि किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होती है, समान होती है, तो वो आपको याद रखना है, -40 डिग्री
सेल्सियस। क्लियर है यहाँ तक का? चलो आगे चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पे। आपको सीखना है कन्वर्टिंग टेम्परेचर, कि आपके जो टेम्परेचर है ना उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप टेम्परेचर का एक फॉर्मूला जो है वो आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर को कैसे आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब किस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को बदल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर क्या बात आ रहे हैं, फॉर्मूला C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 is equal to K minus 273/5 is equal to R/4। R/4 ये क्या है, एक तरह का, ये एक तरह का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट की वैल्यू आप केल्विन में निकाल सकते हैं। ये R क्या है, तो ये रोमियर है। ठीक है, जैसे डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, इसी तरह का एक और स्केल होता है जिसको हम लोग रोमर बोलते हैं। तो कोई ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर रोमर में भी पूछ सकते हैं आपसे। तो किसी में भी अगर आपसे पूछें तो आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज हम लोग क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन का। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, तो आप केल्विन में निकाल करके बताइए। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन मान लो सपोज, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों को देखो फ़ारेनहाइट का कुछ काम है क्या, यहाँ पर कोई काम नहीं है। रोमर का कुछ काम है क्या, कोई काम नहीं है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला C/5 इज इक्वल टू, हम लोगों को केल्विन का काम है तो हम लोग सिर्फ केल्विन को लेंगे 273/5। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो 5 से 5 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा, C इज इक्वल टू K माइनस 273, ये बच गया आपका। ठीक है, C का वैल्यू हम लोगों को पता है, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है, क्या दिया हुआ है, 10 दिया है। C की जगह हम लोगों ने 10 लिख दिया, ये हो गया आपका वैल्यू। ठीक है, अब अगर K का वैल्यू निकालना है, ये माइनस है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 273 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। आई बात समझ में? अब आ गया आपका 273 यानी कि 283 इज इक्वल टू K। ठीक है, तो अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, तो केल्विन में उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 283 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी अगर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को हम लोगों को केल्विन में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें 273 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब आपको पूरी तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में अब आप इतना याद रख सकते हैं कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस से कहाँ जाना है, केल्विन में जाना है, तो आप सिंपली किसको ऐड कर दें, 273 को ऐड कर दें। और जब कभी भी अगर आपको केल्विन से कहाँ जाना है, डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो आप यहाँ पर 273 को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है, एक और बना देते हैं। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर डिग्री सेल्सियस से आपको किस में जाना है, केल्विन में जाना है, और केल्विन से आप कहाँ जाते हैं, डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 273 करना पड़ेगा। केल्विन से डिग्री सेल्सियस जाने में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस 273 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ये फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इजीली समझ में आया? आगे चलते हैं, एक और देख लेते हैं हम लोग, -40 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कैसे ये समान आता है। -40 डिग्री सेल्सियस को लेकर के हम लोग देख रहे हैं। -40 डिग्री सेल्सियस को अगर हम देखें तो देखो कैसे आएगा ये। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, C/5 इज इक्वल टू, हम लोगों को क्या देखना है, फ़ारेनहाइट में देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, F - 32/9।
ये फॉर्मूला है। हमको केल्विन का कोई काम नहीं है, हमको रोमर का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोग देखिए। अब आगे चलते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो c का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना है, -40/5 इज इक्वल टू f -32/9। ये हो गया, ठीक है। 5 1 जा 5, क्या हो गया, 5 एकम 5 और 5 40, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। इसके बाद लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर -8 इज इक्वल टू f -32/9। एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है यहाँ पर सारे, कुछ बायो के भी स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं आता ये समझ में कैलकुलेशन। अब 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से, तो कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72, -72 इज इक्वल टू f -32। ये वैल्यू निकल करके आ गई, ठीक है। अब आप 32 को इधर ला सकते हैं या 72 को उधर लेकर के जा सकते हैं। f इज इक्वल टू -32 प्लस 72, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होकर के कितना आ रहा है आपका, 40 आ रहा है, और क्या लगेगा आपका, -40, ठीक है। साइन किसका लगेगा आपका, माइनस का लगेगा। तो ये जो वैल्यू हो गई फ़ारेनहाइट में कितनी आ गई, -40 डिग्री। ये जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, -40 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर ऐसा कोई टेम्परेचर नापे कि जो दोनों बराबर आए तो वो कौन सा होगा, -40 डिग्री होगा। आई बात समझ में। तो ये कन्वर्टिंग टेम्परेचर्स है, इस तरह से हम लोग आगे और करेंगे इसे। तो आप कितने भी सादा, कितने भी आप न्यूमेरिकल्स हैं वो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। बाकी आपको सिंप्लीफाई में क्या याद रखना है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन की वैल्यू याद रखनी है। डिग्री सेल्सियस से जब आप केल्विन में जाते हैं तो आपको 273 को प्लस करना पड़ेगा। ये एक शॉर्टकट है, आप निकाल तो इससे भी सकते हैं लेकिन आपको क्या करना है, शॉर्टकट फॉलो करना है, ठीक है। और ये -40 डिग्री का भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सिंपली याद कर लो तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इतना सा आप क्या करो, इसको याद करके चलो, ठीक है। चलो अब हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करने होने वाला है, ठीक है। नया टॉपिक, एक नया स्टार्ट होने वाला है। जैसे हम लोग, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया, कन्वर्टिंग टेम्परेचर्स क्या होते हैं, टेम्परेचर्स क्या होते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा में मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है कि जो आपका फिजिकल मैटर होता है उसके अंदर अगर चेंज आएगा, कोई अगर फिजिकल स्टेट है, अगर उसके अंदर कोई चेंज आता है, स्टेट में अगर कोई चेंज आता है तो अब आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या क्या ऐसा करें आप जिससे वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो कैसे हम लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग चलते हैं एक नया टॉपिक पे, ठीक है। तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं कि चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम लोग, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। ये एक नया टॉपिक है आपका, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि फिजिकल स्टेट में अगर चेंज आ जाए, पदार्थ की अगर भौतिक अवस्था में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं, या हम बोल सकते हैं ऐसे कौन से कारक हैं, ठीक है। ऐसे कौन से रीजन है या कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये जो पदार्थ की अवस्था है उसके अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो ऐसे मोस्टली आपको 2 कारक याद रखने हैं जिसकी वजह से फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। पदार्थों की जो भौतिक अवस्था है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी हम लोग फिजिकल मैटर ही देख रहे थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज हो जाएगा, ऐसा क्या हम लोग करें उसके अंदर कि सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, या जो लिक्विड है वो गैस में बदल जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या है, 2 कारक देख सकते हैं। पहला कारक तो है आपका टेम्परेचर, तापमान। अगर हम तापमान में कोई परिवर्तन करते हैं, ठीक है, या तापमान को बढ़ाते हैं या तापमान को घटाते हैं तो उससे क्या होता है, पदार्थों की भौतिक अवस्था में क्या आता है, परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। दूसरा एक और चीज है प्रेशर।
यानी कि दाब। ठीक है, ये दोनों ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से पदार्थों की जो भौतिक अवस्था है ना, इसके अंदर क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। या हम बोल सकते हैं कि इन दोनों की वजह से जो सॉलिड है वो लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड जो है वो गैस में बदल सकता है, गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं, या लिक्विड को हम लोग सॉलिड में बदल सकते हैं। क्लियर? अब ये कैसे होता है समझो अच्छे से, आगे समझते हैं कैसे होगा ये पॉसिबल। ठीक है, तो समझो इसको। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग एक बर्तन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, एक बर्तन ले लिया है। देखो इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिया, आइस क्यूब्स डाल दिया। ये क्या डाल दिया हम लोगों ने, आइस क्यूब्स डाल दिया। ठीक है, ये आइस क्यूब्स डल गए। ठीक, इसका जो आइस क्यूब्स का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि हमको पता है कि जल का जो हिमांक बिंदु होता है वो कितना होता है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने इसको क्या किया है, गर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए अच्छे से। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म करते हुए चले जा रहे हैं। यहां पर आए आप, ठीक है, कुछ आइस क्यूब्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस ना होकर के हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस हम लोग इसको मान सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो गया, 10 डिग्री। ये बनाने की तो खास ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अभी आप इतना समझो, हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, हम लोग क्या दे रहे हैं, इनको ऊष्मा दे रहे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद यहाँ पर क्या आया है, ये 10 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो आइस क्यूब्स है धीरे धीरे पिघलना शुरू होंगे, और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, यहाँ पर आइस क्यूब मान लो बदल गए हैं। ठीक है, आइस क्यूब्स अब इसमें बचे नहीं हैं। हम लोग बात करें ये, तो ये जो आइस क्यूब्स हैं अब इसके अंदर नहीं बचे हैं। इसके अंदर क्या बन गया है, पानी बन गया है। ये क्या बन चुका है, पानी बन चुका है। ठीक है, इतनी सी समझ में आ गई। अब ये जो पानी बना है, ये इसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना रहेगा, 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये बढ़ता चला जा रहा है टेम्परेचर। ठीक है, 0 डिग्री, मान लो आप इसको यहाँ पर माइनस में भी नाप मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। ठीक है, तो अब ये जो आइस क्यूब्स जो है वो यहाँ पर पिघले हैं, उस पानी का भी जो तापमान है वो भी कितना है, 10 डिग्री। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो 10, इसका भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, तो जो आपने ऊष्मा दी है वो गई कहाँ। ठीक है, जो आपने हीट प्रोवाइड करी है वो गई कहाँ यहाँ पर, तो वो कहाँ चली गई, इसकी अवस्था चेंज करने में वो चली गई है। ठीक है, अवस्था यानी कि ये जो ठोस अवस्था थी उसको द्रव में बदलने के लिए चला गया है। आगे चलते हैं, इसको हम लोगों ने और गर्म करना शुरू किया। इसका तापमान कितना पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोगों ने इसको और गर्म करना शुरू कर दिया, ये किस में बदलना शुरू हो गया है, भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो भाप होगी ना उसका भी टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप चीज़ें समझो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई तापमान आ रहा है, तो जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है अपने आप में। आप जब थर्मामीटर ले लेंगे तो इसमें नापेंगे, इसमें नापेंगे, तापमान अगर बदल रहा है तो आप सिंपल बता सकते हैं कि हम इसको ऊष्मा दे रहे हैं, इसीलिए इसका तापमान बदल रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी तापमान में अगर कोई परिवर्तन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, अब यहाँ बात करें हम लोग, अगर 10 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस जब कभी भी अगर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन पदार्थ की अवस्था में कोई परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर जो हीट होती है वो क्या दिखाई देगी, आपको नहीं दिखाई देगी, यानी कि गुप्त हो गई है आपकी ऊष्मा। ठीक है, अब इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा, गुप्त ऊष्मा कहा जाएगा, यानी कि लेटेंट हीट कहेंगे हम लोग इसको।
यहाँ पर क्या हो गई, ये लेटेंट हीट कहलाई। ठीक है, अगेन यहाँ पर आपको टेम्परेचर क्या है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टेम्परेचर अगर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा बोलेंगे। वापस से यहाँ पर आपका टेम्परेचर तो समान है, लेकिन आपकी जो ऊष्मा है वो गई कहाँ, पदार्थ की अवस्था चेंज करने में चली गई है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे या गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जब टेम्परेचर को जब हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, या टेम्परेचर को हम अगर चेंज करते हैं, तापमान में अगर कोई परिवर्तन करते हैं, तो पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, कैसे परिवर्तन आ रहा है, ठोस से द्रव में बदल गया, द्रव से वो गैस में बदल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आपके चेंज आ रहा है, पदार्थ की अवस्था में चेंज आ रहा है। कब चेंज आ रहा है, तो इसका पहला कारक हम लोगों ने समझा है, क्या पहला कारक है आपका, टेम्परेचर है, तापमान है। तो तापमान में परिवर्तन करने की वजह से पदार्थ की अवस्था में भी क्या आता है, चेंज आता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट समझ में आया। लेटेंट हीट, अब यहाँ पर क्या है, ये गल रहा है, कुछ चीजें मेल्ट हो रही है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलेंगे यहाँ पर। अब ये भाप में बदल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वाष्प की गलन, वाष्पीकरण की क्या बोल देंगे हम लोग, गुप्त ऊष्मा। किसकी बोलेंगे इसको हम लोग, वाष्पीकरण की। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। इतना समझ में आ गया। तो ये टेम्परेचर इस वजह से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब दूसरा अगर हम बात करें कि दूसरा भी एक कारक है जिसको हम लोग बोल रहे हैं दाब। टेम्परेचर को तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब दाब कैसे चेंज होगा, ठीक है, जब दाब को आप चेंज करेंगे क्या तब भी आपका पदार्थ की अवस्था में चेंज आ सकता है। तो कैसे आ सकता है, तो अगर हम बात करें कि मान लो 70 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई पानी है, 70 डिग्री सेल्सियस की अगर हम लोग बात करें जल है, ठीक है, तो ये किस अवस्था में होगा। अगर हम बात करें क्या ये सॉलिड होगा, क्या ये लिक्विड होगा, क्या ये गैस होगा, तो हम लोग अगर हम लोग बोलेंगे कि ये लिक्विड अवस्था में है, ठीक है, लेकिन ये हो जाएगा आपका गलत। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या आपको यहाँ पर दाब लिखा हुआ दिया है, क्या दाब आपको बताया है कि कितना है, ठीक है, दाब तो नहीं बताया आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, जल 70 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में मिलता है, लेकिन वो किस दाब पर मिलता है, आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये वायुमंडलीय दाब है, तो वायुमंडलीय दाब जो होता है उस दाब पर आपको जो पानी है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर किस अवस्था में मिलेगा, तरल अवस्था में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको और ज्यादा अच्छे डिटेल से हम लोग कल समझेंगे कि क्या है, कैसे होता है, दाब पर हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, या दाब को जब आप बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो कैसे तापमान में भी परिवर्तन होता है, और अल्टीमेटली अगर आप तापमान में परिवर्तन कर रहे हैं तो आपका जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ तापमान को समझो कि ये कैसे चेंज हो रहा है, ये बहुत अच्छी तरह से आप समझ लेना इसको, और अगर ये समझ में आ गया आपको तो फिर आपको कुछ भी समझ में आ जाएगा। फिर आप प्रेशर को हम लोग समझेंगे कल कि हम लोग प्रेशर की वजह से कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने का दूसरा फैक्टर देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।